संस्कृत शिक्षा का पेपर कल ही आयोजित हुआ था और उस पेपर पर हम बात कर रहे थे, प्रथम प्रश्न पत्र पर बात कर रहे थे, द्वितीय प्रश्न पत्र पर बात कर रहे थे और प्रथम प्रश्न पत्र के सेकंड भाग के साथ अभी एलएनआर क्लास में आपका स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे कि इस पेपर का लेवल कैसा था। कई लोगों ने पूछा है कि पिछले पेपर से ये पेपर तुलना करें तो कैसा रहा। तो लेवल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रेगुलर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के तो यह उस पेपर की बजाय आसान पेपर था। आराम से जिसने ढंग की तैयारी की है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। अच्छे लेवल का अच्छा पेपर है, बढ़िया पेपर कहा जा सकता है। व्यवहारिक पेपर है, टफ नहीं है। हाँ, कुछ परिभाषाएं जरूर आई है, तो परिभाषाएं कुछ नए सवाल तो हर पेपर में रहते हैं, लेकिन एक औसत लेवल कुल मिलाकर अच्छा पेपर। मार्क्सवादी आलोचना पद्धति के संबंध में कौन सा कथन समीचीन नहीं है? कला के लिए सिद्धांत का यहाँ पर प्रबल विरोध होता है। जी बिल्कुल, कला के लिए सिद्धांत का मार्क्सवाद प्रबल विरोध करता है। बाकायदा साहित्य की उपयोगितावादी दृष्टि पर बल दिया जाता है। मार्क्सवाद का प्रथम टारगेट यही है, इनका मूल्य उपयोगितावादी ही रहा है। उपयोगी है वही होना चाहिए। साहित्य में वर्गगत चरित्रों के समावेश तथा यथार्थ के चित्रण पर बल है। बिल्कुल यथार्थ पर बल है, इसलिए हम बात करते हैं बराबर कि प्रगतिवाद किस पर आधारित है? मार्क्स के मूल्यों पर आधारित है और यथार्थ पर बल दिया गया। भाषा शैली और शिल्प पक्ष की पूर्णतः अवहेलना नहीं करते। पूर्णतः अवहेलना करेंगे तो साहित्य कैसे होगा? साहित्य हो ही नहीं सकता। इसलिए भाषा शैली और शिल्प पक्ष पर जोर नहीं देते मार्क्सवादी, लेकिन पूर्णतः अवहेलना तो कोई कर ही नहीं सकता। अगला बहुत ही मधुर कथन है, वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी वह लड़कीली बानी उर आनी उर में अरती है। प्रस्तुत पंक्तियों में किस विरह दशा का चित्रण है? यानी वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी, उसका मुस्कुराना, मीठी बातें करना, लड़कीली बानी और आनी उर में अर्थ है, बार बार मेरे हृदय में अटक जाता। तो व्याधि है नहीं, किसी प्रकार की कोई शारीरिक पीड़ा नहीं, न जड़ता है, स्थिरता है, न वो प्रलाप कर रही है, उसे स्मृति आ रही है तो स्मृति हो। उत्तर क्या होगा? स्मृति। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ममता। क्यों? मम से बना है। ममता किससे बना है? मम, और मम यानी मेरा। मम क्या है? सर्वनाम है। बाकी धैर्य धीर से बना है। इस प्रकार से चाल जो है वो चलना से बना है। इस प्रकार अलग अलग शब्दों से, क्रिया वगैरह से भी है। तो मम सर्वनाम है और उससे ममता भाववाचक बनी है। अगला है, जीवन मुँह चाही को नीको तरस परस दिन राति करती है कहना प्यारे पी को। इसमें सीधी सी बात है, जहां जहां गोपियां और उस गोपियां जब जब कुब्जा की बात करेगी तो गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम था, तो सीधी सी बात है उन्हें ईर्ष्या होती। ईर्ष्या को क्या कहते हैं? असूया भाव कहते हैं। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ऐसे आत्मसमर्पण का भाव तो कहीं मिल ही नहीं सकता। मीरा कहती है कि अगर मेरे गिरधर जैसे चाहे वैसे मुझे बिठा ले, या तो तुलसी का आत्मसमर्पण या फिर मीरा का आत्मसमर्पण। विनय पत्रिका पढ़िए, कवितावली पढ़िए, हर जगह तुलसी अपने आप को राम के सामने बहुत अधिक छोटा मानते हैं। वैसे ही मीरा भी अपने आराध्य के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित रखना चाहती है और यहाँ पर भी आत्मसमर्पण का भाव है। मीरा का आत्मसमर्पण
वातावरण दिखाई देता है कि जहां गिरधर कहे वहां बैठ जाऊं। अवधू ज्ञान लहरी धुनी मींडी रे, सबद अतीत अनाहद राता, यही विधि तृष्णा खांडी। पद में मुख्यतः अवधू कहकर किसे संबोधित किया गया है, यानी कबीर जब किसी साधक की विरह व्यथा का वर्णन करते हैं, साधक की मनः स्थिति का वर्णन करते हैं, तो अवधू नाम से संबोधित करते हैं। और उस अवधू का अर्थ होता है साधु, अवधूत। अवधूत किसे कहते हैं? सांसारिक मोह माया से दूर हुआ साधु। और यहाँ पर अद्वैत पंथी साधु आया है, तो यह उत्तर होगा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निजवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, 1 मिनट इसको देखना पड़ेगा। आप कई वर्षों से बीमार थे, आप यानी तुम कई वर्षों से बीमार थे। आपस की यानी हमारी फूट बुरी होती है, वह अपने को सुधार रहा है। आप यानी स्वयं, भला तो जग भला, और आपस की फूट यानी हम दोनों की, ऐसे ले सकते हैं। तो यहाँ संभावना हो सकती है, पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकती है। और यहाँ आप कई वर्षों से यानी तुम, आप किसके लिए आया है? कई वर्षों से, तुम कई वर्षों से बीमार थे, वो कई वर्षों से बीमार थे। तो यहाँ निजवाचक की कोई संभावना नहीं है। और पूछा क्या गया है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं आया है, तो इसमें 1 नंबर होगा। निम्नलिखित क्रिया रूपों में से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कौन सा मानक रूप है? अब तिवारी जी किस रूप को मानक मानते हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसको स्टार कर देती हूँ। और राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में असंगत कथन है। जो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी है, वो मोतीलाल जी के साथ ही रहते हैं। कन्हैया जी किनके साथ रहते हैं? मोतीलाल जी के साथ ही अपने विचारों में रहते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे मानते हैं? गुर्जरी से ही मानते हैं। किससे मानेंगे? गुर्जरी से ही। दोनों एक जोड़े में, गुर्जरी से। दोनों ने किससे माना है? गुर्जरी। तो सीधा असंगत कथन चाहिए, और सीधा सा हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। हूबहू ये पंक्तियां हम अपनी जो एल&आर क्लासेस ऐप है उसमें भाषा टॉपिक में राजस्थानी भाषा में बिल्कुल इस प्रकार से एरो करके लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, आप देख। डॉक्टर क्रिएशन के मतानुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे होती है? नागर अपभ्रंश से। बिल्कुल। सुनीति कुमार चटुर्जिया ने राजस्थानी भाषा का उद्गम किससे माना? सौराष्ट्री अपभ्रंश से। आगे जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये कथन बड़े महत्वपूर्ण है, ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के सवाल आजकल अक्सर आते ही रहते हैं। पुरस्कार कहानी की नायिका मधुलिका ने राजा से अपने लिए पुरस्कार स्वरूप क्या मांगा? बहुत ही अधिक प्रसिद्ध। क्या मांगती है? मृत्युदंड। एक हिसाब से उसी वजह से पुरस्कार कहानी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि पा जाती है। क्यों? क्योंकि मधुलिका के प्रियतम को मृत्युदंड मिल जाता है, तो अपने आप को अपराध बोध से ग्रस्त मानती है कि इसको मेरी वजह से मृत्युदंड मिला है। उधर राज दोष की भी वो दोषी थी, इस वजह से भी वह किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं लेना चाहती थी, हालांकि राजा उसे देना चाहते थे। दंड मांगा अपने प्रेमी के लिए। संतों भाई आई ज्ञान की अंधेरी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के संदर्भ में इस शब्द पर विशेष ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है? असंगत पूछा जा रहा है। ज्ञान के प्रकाश में माया का बंधन छूट गया। बिल्कुल, जैसे ही ज्ञान देव आएंगे वैसे ही माया देवी भाग जाएगी। माया देवी की कोई जगह ज्ञान देव के आगे नहीं रहती। ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भ्रम का निवारण हो गया। भ्रम की टाटी टूटी है तो भ्रम का पूरी तरह से निवारण हो गया। और यहाँ टाटी का अर्थ क्या है? टूटा हुआ नहीं है, टाटी का अर्थ है पर्दा। टाटी किसे कहते हैं? पर्दा। जो पर्दा था, जो आड़ थी, जो टाटी थी,
वैसे टाटी उसको भी कहते हैं जो खेतों में बाड़ बनाई जाती है, उसे भी कहा जाता है, और पर्दे को भी कहते हैं। तो सांग रूपक अलंकार पूरे में दिखाई दे ही रहा है। इस प्रकार से ये इसमें उत्तर होगा। क्रोचे ने कलात्मक निर्माण के विभिन्न चरणों में परिगणित नहीं किया, संस्कार को किया है और सौंदर्य मूलक आनंद को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। अभिव्यंजना को तो मानते ही मानते हैं, वही तो मुख्य है उनके लिए। और बिंब विधान को चौपाई छंद के संबंध में संगत कथन है। प्रत्येक चरण में कर्मशः नगण बगण वगण कुछ नहीं आते। चौपाई में 16 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 16 वर्ण होते हैं। और चरण के अंत में गुरु लघु न हो, ये तो गलत होगा, होना चाहिए, होना चाहिए, गुरु लघु होना चाहिए। और चरण के मध्य में तुक मिलती है। चरण के मध्य में तुक मिलती है, नहीं मिलती। चरण के अंत में तुक मिलेगी। तुक कहाँ मिलेगी? चरण के अंत में मिलेगी। तो ये भी गलत है। तो चौपाई, वैसे चौपाई छंद तो मात्रिक छंद है, तो यहाँ 16 वर्ण की जगह मात्रा होना चाहिए। 16 इसमें मात्राएं होती है। आचार्य कुंतक द्वारा निर्दिष्ट काव्य लक्षणों में सम्मिलित विषय नहीं है। यानी कुंतक ने जो काव्य का लक्षण दिया उसमें वक्र कवि तो आएगा ही आएगा। कुंतक वक्र कवि व्यापार की बात करते हैं, शब्दार्थ सहित के भाव की बात भी करते हैं। शब्द और अर्थ दोनों एक साथ होने चाहिए। और सुव्यवस्थित रचना या बंध पर, हम जब वक्रोक्ति पढ़ते हैं तब भी उन्होंने सुव्यवस्थित रचना या बंध पर बल बहुत अधिक दिया है। रस मीमांसा पर ये बात नहीं करते। तो ये 3 नंबर सही होगा। हे अभाव की चपल बाली की, श्री ललाट की खल लेखा। मानवीकरण की छटा देखिए। कामायनी की इस पंक्ति में अभाव की चपल बालिका किसे कहा गया है? तो चिंता को। चिंता कौन है? अभाव की चपल बालिका है, यानी अभाव की बेटी है। चपल बेटी, दौड़ने वाली, भागने वाली बेटी है कौन? चिंता। जानत हो चारी फल चारी ही चनक को। पंक्ति में तुलसी ने भ्रम में पड़े हुए जीव के लिए 4 पुरुषार्थ का प्रतीक किसे माना है? 4 पुरुषार्थ का प्रतीक चने के 4 दानों को माना। जो 4 पुरुषार्थ है उन्हें किससे तुलना की है? चने के 4 दानों के साथ तुलना की है। कवितावली से ये पूछा। निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि विषयक असंगत क्या है? देवनागरी लिपि में वर्णों का वर्गीकरण मिलता है, बिल्कुल मिलता है। वर्णों का वर्गीकरण, स्वर, व्यंजन, सब कुछ, अंतस्थ वगैरह सब अलग है। अगला है देवनागरी लिपि का विकास नाग लिपि से माना जाता है। नहीं, देवनागरी लिपि का विकास तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। और जो नाग लिपि है उसका वर्णन ललित विस्तार नामक रचना में जो वो 64 लिपियां बताई गई है उसमें है, जो कि वर्तमान में मौजूद नहीं है। तो ये होना चाहिए इसका। अगला है ह्रस्व और दीर्घ स्वर के लिए स्वतंत्र चिन्ह मिलते हैं, बिल्कुल अलग अलग मिलते हैं। पर मात्राओं का प्रयोग होता है कि शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बड़ा ही सुंदर सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अक्सर पूछे जाने वाला है। निरोग, निरोग में निर्धन रोग है। क्या है? निर्धन। उपसर्ग है निर और रोग शब्द है। और निरपराध, निर्धन अपराध होगा। क्या होगा? निर्धन अपराध। इसीलिए तो निरपराध शुद्ध शब्दों में अक्सर पूछा जाता है। निरोग भी पूछा जाता है, कई लोग छोटी की मात्रा कर देते हैं। निश्चल में निस्धन, ये निस होगा, निस्धन चल होगा। और निरूपण में निधन रूपण होगा, जिसमें अन्न प्रत्यय है, रूप में अन्न प्रत्यय लगा हुआ। इसमें यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। धैर्य में धीर धन य, क्या बना? धीर धन य धैर्य। जब
पीछे य प्रत्यय आता है, अ प्रत्यय आता है सबसे अंत में, शब्द के सबसे अंत में। तब क्या होता है, जो शुरुआती मात्रा है, शुरुआती शब्द की शुरुआती मात्रा, जैसे धीर में धी है, धी शुरुआती मात्रा है, इस धी में वृद्धि हो जाएगी और ये जो अंतिम वर्ण है इसमें एक घटोत्तरी हो जाए। तो जो शुरुआती वर्ण है उसे हम क्या कहते हैं, आदि वर्ण कहते हैं। शुरुआती मात्रा को हम क्या कहते हैं, आदि मात्रा कहते हैं। और यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो इसे आदि वृद्धि कहते हैं। फिर ऐसे भी इसमें भी देखिए, अधिपति धन य होगा, क्या होगा, अधिपति धन य। इधर भी पंडित धन य होगा, सभी में बढ़ रही है, एक में नहीं। यह नियम है तो है, यहाँ घट रही है और यहाँ बढ़ रही है। इसमें बिल्कुल गणितीय सिस्टम लागू है कि यह इधर आया तो इसका तो मान बेचारे का घटा दिया, लघवीकरण हो गया इसका तो। और पंडित में जो ये प पर मात्रा है वो बढ़ गई और इसे क्या कहते हैं, पहली मात्रा में वृद्धि कारण आदि वृद्धि कहा जाता है। साधारण वाक्य के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। साधारण विधेय में केवल एक समापिका क्रिया रहती। साधारण वाक्य में असंगत कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। साधारण विधेय है तो समापिका क्रिया भी एक रहेगी। और दूसरा है उद्देश्य बहुधा कर्ता कारक में रहता है, दूसरे कारकों में क्यों नहीं आएगा, कर्म में भी हो सकता है, करण में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, से के द्वारा कुछ भी आए तो भी वो भी उनके साथ भी वो भी उद्देश्य का काम कर सकते हैं। वाक्य के साधारण उद्देश्य में विशेषण आदि जोड़कर उसका विस्तार बाकायदा किया जाता है। राम का भाई हम ऐसे कह ही सकते हैं। साधारण वाक्य में एक संज्ञा उद्देश्य और एक क्रिया विधेय होती है, बिल्कुल होती है और ये इसे 2 नंबर सही। अब है तुरंत विलंबित छंद विषयक सत्य कथन है। चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, नहीं सत्य पूछा है यानी सही, क्या पूछा है, सही कथन पूछा है। तो 2 गुरु वर्ण होते हैं कहा है, लेकिन होता क्या है, लघु गुरु होते हैं। दुर्त विलंबित नभो भरो, क्या होता है, दुर्त विलंबित नभो भरो। यहाँ पर हम नभो भरो जैसे लिखा तो अपने आप यहाँ पर हमें लघु गुरु को याद करने की जरूरत ही नहीं। न है तो एक मात्रा है, भो में 2 है और ये वापस मतलब ऐसे भी सीधा देखे तो भी सही होगा, एक होगा। वैसे ऐसे गणना नहीं होती, हमें पता है न गण में क्या होता है, न सल होगा, हम सब समझते हैं, एक 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 होगी, ये माता राज भान सल गा का सूत्र लगेगा, इस प्रकार से नभो भरो बनेगा। लेकिन लघु गुरु की बात करें तो अपने यहाँ भी आ रहा है, तो इसको हमें रटने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, याद नहीं है और ये नभो भरो याद है तो भी हम कर सकते। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 वर्ण नहीं होंगे। नभो भरो है तो सीधा सा को कर देते हैं 4 3 12, 4 3 12 वर्ण होंगे। कितने होंगे, 12 वर्ण। याद करने की कोई जरूरत नहीं, आज तक मैंने कभी इनको याद नहीं किया, केवल और केवल नभो भरो को याद कीजिए, सब कुछ अपने आप आपके सामने आ जाएगा। हमें नभो भरो का पता होना चाहिए और ये 3 गण से एक गण है, वो 3 वर्णों से बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। 3 मात्राओं से बनता है, ये पता होना चाहिए किस प्रकार से मात्रा लगती है। जैसे म गण है तो क्या होगा, यह मातारा, तो मातारा, ये भी रटने की जरूरत नहीं, केवल एक सूत्र याद करना है, यह माता राज भान सलगा, उससे ना। और वर्णिक समछंद है, बाकायदा है, क्यों है, क्योंकि चारों चरणों में बराबर वर्ण होते हैं, बराबर गणों की गणना होती है, समान रूप से चलता है। वर्णिक समछंद है, वर्णों की गणना हो रही है इसलिए वर्णिक है। सम क्यों है, क्योंकि चारों ही चरण समान है। अलंकार विषयक कौन सा विकल्प सम्मिलित है, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान में देखिए
सुमेलित पूछा है मतलब सही कथन एक ही मिलेगा। भ्रांतिमान की परिभाषा क्या है? जब सादृश्य के कारण भूल से मान लिया जाता है सुख हुआ मौन, यानी भूल से माना जाता है उपमेय को उपमान। बिल्कुल सही बात है, उपमेय जो है उसको उपमान समझ लिया जाता है कि सुख खुद मौन हो गया कि वो दूसरा सुख कौन है। तो यहाँ हो जाएगा रूपक। रूपक में क्या होगा? जब उपमान पर उपमेय का आरोप होगा ही नहीं, उपमेय पर उपमान का आरोप होगा और वो भी अभेद आरोप होगा, और उसमें भी वाचक शब्दों का प्रयोग तो उपमा में प्रयोग करते हैं हम। किस में करते हैं? उपमा अलंकार में वाचक शब्द प्रयोग करते हैं। और अपनहुति अलंकार में जब उपमान का निषेध करके, उल्टा होगा, उपमेय का निषेध करके उपमान को स्थापित कर दिया जाता है तो अपनहुति हो जाता है। और जब उचित कारण से कार्य होगा तो कोई अलंकार होने की जरूरत ही नहीं है, बिना कारण के होगा। कैसे होगा? बिना कारण के ही कार्य हो जाएगा, वहां पर विभावना अलंकार हमारा है। चलिए, बिन घन श्याम आ गया विभावना। बिन घन श्याम, बिन आते ही कौन सा होगा? विभावना। सीधा कर सकते हैं विभावना, हालांकि पूरा पढ़ लेना चाहिए लेकिन बिल्कुल सही होगा बिन देकर करने से। फिरी फिरी चितु उत ही रहतु टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भोर की नाव। प्रस्तुत दोहे में कौन किससे अपनी दशा का वर्णन कर रहा है? यानी जो पूर्व अनुरागिनी नायिका है, यानी अपने नायक से जिस नायिका का पूर्व राग है, अर्थात पुराना जो राग है, पुराना जो प्रेम है, उसका वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है, अपनी सखी से अपने मन की बात कह रही है, अपने प्रियतम के साथ, अपने प्रियतम के साथ उसने जो पल बिताए उन्हीं पलों का चित्रण करती है। इसलिए वो कहती है फिरी फिरी चितु उत ही रहतु, यानी मेरा ये मन तो बार बार उसी के पास रहता है। टूटी लाज की लाव, और लाज का जो बांध था वो भी जैसे टूटता जा रहा। तो पर वारो उर्वशी, शानदार, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, हर तीसरी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। तो पर बारो उर्वशी क्या होगा? उर्वशी कौन? उर्वशी अप्सरा। उर्वशी जो अप्सरा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम पर हे राधिके, उस उर्वशी अप्सरा को भी तुम पर तो निछावर करता हूं। सुन राधिके सुजान, तुम मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। मोहन के उर में बसी, यानी मोहन के, श्री कृष्ण के हृदय में बसी है। और किसके समान? जिस प्रकार से हृदय पर माला आदि आभूषण पहने जाते हैं, उसी प्रकार तुम तो मोहन के अर्थात श्री कृष्ण हृदय में बसी रहती हो। विखंडनवाद को स्त्री विमर्श से जोड़कर उसकी मुक्तकामी चेतना को अधिक तीव्रता प्रदान करने का कार्य किसने किया? स्त्री विमर्श की बात आ ही रही है तो फिर जूलिया क्रिस्टी का नाम आएगा, क्योंकि वो बड़ी स्त्रीवादी आलोचक है इसलिए, और वो विखंडनवाद से जुड़ी हुई भी है। साशूर बार्बर जॉनसन, जॉन लॉक वगैरह, लॉका वगैरह से भी वो प्रभावित थी। तो यहाँ पर जूलिया क्रिस्टी का स्त्री विमर्श के साथ जुड़ने से यही का उत्तर होगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की मानक हिंदी शब्दावली में शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध यानी गलत कौन सा है? तो 39 होता है। क्या होता है? 39। अक्सर क्लासेज में जब हम बात करते हैं तब इन शब्दों पर अक्सर बात होती है कि इस प्रकार के शब्द पूछे जा सकते हैं। 43 हो, 55 हो, 39 हो, 59 हो, इस प्रकार के शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। पिंगल शैली की रचनाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अपभ्रंश की भांति व्यंजन द्वित्व की प्रवृत्ति तो दिखाई दे रही थी, व्यंजनों का द्वित्व था। डम डम डिम डिम गिलगिल वालों में बहुत ज्यादा व्यंजन द्वित्व का प्रयोग तो करते रहते थे चारण कवि,
और इस शैली में चारणों के साथ चारणेतर कवि भी बाकायदा लिख रहे थे, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है। अब तीसरा जो कथन है, तद्भव शब्दों की बजाय तत्सम शब्दों के बहुप्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती। तो जब हम हिंदी की जो प्रारंभिक स्थिति को पढ़ते हैं, तब एक ऐसा दौर आता है जब प्रारंभिक हिंदी प्रारंभ हो रही होती है, तब तो तद्भव की बजाय वापस तत्सम अधिक आ गए थे, लेकिन डिंगल के समय में क्या था उसके बारे में देखना पड़ेगा। होगा तो यही उत्तर होगा, नहीं तो फिर डिलीट होने का हो सकती है, जरूरी नहीं लेकिन हो सकता है। और वीर रस बिल्कुल प्रधान है, इसमें कोई राय नहीं है। हिंदी की प्रमुख बोलियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार खड़ी का अर्थ है कर्कश। खड़ी का अर्थ क्या है? कर्कश, बिल्कुल। और खड़ी बोली की आकारांता के स्थान पर उकारांत नहीं है। ब्रज की विशेषता क्या है? उकारांत है। ब्रज कैसी है? उकारांत। ब्रज जो भाषा है वो ओकारांत है। ब्रज ओकारांत है और हमारी खड़ी बोली तो आ वाली है, बार बार खड़ी पाइयां ही लगेगी, आ। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार आकारांता की खड़ी पाई के कारण ही खड़ी बोली का खड़ी बोली है। शब्दों के आरंभ मध्य में आने वाले आकार पर जोर देकर विलंबित दीर्घ मात्रिक उच्चारण भोजपुरी की बिल्कुल विशेषता है। ऐसी दीर्घीकरण की विशेषता भोजपुरी में पाई जाती है। प्लेटो की मान्यताओं के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह तर्क चित्रकला ही नहीं, काव्य और नाटक पर भी लागू होता है। यह तर्क, कौन सा तर्क? आगे बात करते हैं। कला जगत यथार्थ से सीधे संबंध है नहीं। त्रिधा अपेत मानते हैं, नीचे लिखा पड़ा है त्रिधा अपेत मानते हैं। इन सब बातों पर हमने अपनी क्लास LNR क्लासेस BMR के प्रत्येक कोर्स पर, भले वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज प्रोफेसर हो, सभी पर हमने बार बार इन पर बात की है, इन सारे सवालों पर। और अगला है, देखिए, परम सत्य से कला जगत त्रिधा अपेत है। परम सत्य से त्रिधा अपेत है तो यथार्थ से दो गुना दूर हो जाएगा। यहाँ से त्रिधा है और ये जो यथार्थ है, सबसे पहले ईश्वर आ गया, ईश्वर के बाद आया कौन? यथार्थ, वास्तविक। और यथार्थ का अनुकरण कौन कर रही है? कला कर रही है। यही तो बात मानते हैं प्लेटो, यही तो बात प्लेटो मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर यथार्थ का कला अनुकरण कर रही है, तो यहाँ पर दूसरी बार वाला हो जाएगा। और ईश्वर से बात की जाए तो त्रिधा अपेत है, तीसरे स्थान रिमूड माना जाता है। तो यथार्थ से दूसरी, और त्रिधा किससे है? परम सत्य से। आगे है, प्रत्येक जगत यथार्थ है। और यथार्थ किसे मानते हैं? जो मुख्य यथार्थ है वो प्लेटो किसे मानते हैं? प्रत्येक जगत को, विचार जगत को। प्रत्यय या विचार जगत जिसके आधार पर ये संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण यथार्थ बना है, उसे ही प्लेटो यथार्थ मानते। लिंगा घाट में नर्मदा की धारा को सूरजमुखी धारा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा कैसे बहने लगती है? पूर्व की ओर बहने लगती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सूरजमुखी, अर्थात सूरज की ओर उन्मुख। सूरज जिस ओर से आ रहा है उसकी ओर उन्मुख धारा मान रहे हैं, इस वजह से ही कहते हैं। मर जाऊंगी पर हर जाई न बनूंगी, एक बार जिसने बाह पकड़ ली उसे। माता दीन जो कि ब्राह्मण था, दाता दीन का बेटा था, उसने सिलिया से प्रेम कर लिया और सिलिया जो है वो जिद कर बैठी कि रहूंगी तो इसी की भली।
इनमें से कौन सा कथन इलियट के परंपरा सिद्धांत की मान्यताओं के अनुसार है? परंपरा मृत या उपयोगी वस्तु नहीं, अनुपयोगी वस्तु नहीं। ठीक है, कवि को परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, परंतु उसके भार से ये आक्रांत नहीं होना चाहिए। जो परंपरा है का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ढो करके सिर पर ढोकर चलेंगे तो बड़े नुकसान की बात हो जाएगी। परंपरा भी हमें नुकसान दे सकती है। परंपरा विरासत के रूप में अनायास नहीं मिलती, सतत चलती है। परंपरा क्या है? सतत प्रक्रिया है, अनायास नहीं होती। व्यक्तिक प्रज्ञा परंपरा से असंबद्ध, निरपेक्ष या विच्छिन्न वस्तु नहीं है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है, निरपेक्ष नहीं है। जो वर्तमान है वो अतीत से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, तो व्यक्तिक प्रज्ञा भी परंपरा से जुड़ी है। संदेह अलंकार किस संबंध में असंगत होगा यानी गलत होगा? इसमें प्रस्तुत में अप्रस्तुत के संदेह का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है। ठीक है, इसमें किन धों की आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत में सादृश्य का होना आवश्यक है, सादृश्य का होना आवश्यक होगा। सादृश्य होगा, सारी विच नारी है कि नारी ही की सारी है, इस प्रकार से बोला जाएगा, तभी तो उसमें संदेह होगा। सादृश्य के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का निश्चय नहीं होता, अनिश्चय रहता है। निश्चय हो जाएगा तो फिर संदेह नहीं रहेगा। फिर क्या नहीं रहेगा? संदेह खुद ही नहीं रहेगा। तो संदेह होने के लिए अनिश्चय का होना जरूरी है। कॉलरिज के अनुसार काव्य और कला सर्जन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, नाम भले ही गौण कल्पना है, लेकिन मुख्य कल्पना से ज्यादा महत्वपूर्ण शक्ति कौन होती है? गौण कल्पना। कल्पना के दो प्रकार कॉलरिज करते हैं मुख्य रूप से, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, और मुख्य कल्पना पर ही गौण कल्पना आश्रित रहती है। लोंजाइनस ने उदात्त के अवरोधक दोषों में किसे परिगणित नहीं किया? तो बालेता, भावाडंबर और शब्द आडंबर, इन तीनों को किया है। और प्रबल भावावेग है, वो तो अवरोधक नहीं है, वो तो उदात्त का मुख्य तत्वों में आता है। यहू तन जालो मसी करूं त्यों धुआं जाई सरगी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। यानी इस तन को जलाकर मैं स्याही बना दूं, जिसका धुआं है वो स्वर्ग चला जाए। थोड़ा सूफी का प्रभाव लग रहा है, कबीर पर सूफी प्रभाव लग रहा है। और वो कहते हैं कि इस मेरे शरीर को जला करके मैं स्याही बना दूं, जिसका धुआं है वो जाकर स्वर्ग में पहुंच जाए। और मति वे राम दया करे बरसी, यानी तब तो वे राम दया करेंगे और बरस करके आग बुझाएंगे, अर्थात मेरे से मिल जाएंगे, तो मेरी जो विरह की आग है वो बुझ जाए। तो यहाँ पर विरह की मार्मिकता का चित्रण है, बिल्कुल आत्मा की तीव्र मिलन की उत्कंठा है। तभी तो वो कहते हैं कि मसी करूं, और शारीरिक उत्सर्ग, शरीर को वो त्याग कर देने की अभिव्यंजना भी दिखाई दे रही है। लेकिन विशेषोक्ति अलंकार नहीं, इसमें हो जाएगा कहानी और मूल संवेदना की दृष्टि से असंगत है। गदल, दलित शोषण से गदल का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रेम आधारित कहानी है जिसमें डोडी है, गदल है, डोडी के पति, क्या गदल के पति की बात होती है जो डोडी का बड़ा भाई है। और प्रेम, लड़ाई, स्त्री की दबंगता, तो गदल है तो वो दबंग व्यक्तित्व का व्यक्तित्व, बिल्कुल वो सोचती नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। वो बुढ़ापे में भी उसने दूसरा घर कर लेने की सोच ली। ऐसा काम गदल ही कर सकती, बहिर्मुखी व्यक्तित्व ही उससे ये करवा सकता था। पुरस्कार, देश प्रेम तथा प्रियतम प्रेम में द्वंद्व है, बिल्कुल है। तभी तो वो मृत्यु दंड मांग लेती है जब उससे पुरस्कार मांगने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो अपने प्रियतम को बचा ना पाई देश के लिए। और आपकी छोटी लड़की टुनिया का मनोवैज्ञानिक तनाव, टुनिया तनाव में रहती है, पहले अंतर द्वंद्व चलता रहता है और बाद में उसके चरित्र का विकास हो जाता है।
पराई, प्यास का सफर, बाल मजदूरी पर आधारित है और बच्चों की कोमल भावनाओं का हृदय विदारक चित्रण इसमें मिलता है। जब हम अपने L&R क्लासेस पर इस कहानी के बारे में पढ़ रहे थे तो उनके मूल्यों के बारे में, सारी कहानियों के मूल्यों के बारे में हमने अलग अलग बातचीत, सारी चीजों पर हम बात कर चुके हैं। नागमती विरह वर्णन के संदर्भ में असंगत टिप्पणी है। विप्रलंब श्रृंगार के उद्दीपन रूप में बारहमासी है, बिल्कुल है। नागमती का असाधारण स्त्री रूप में चित्रण है। नागमती कहीं पर कहती है कि मेरा छप्पर है जो टूटा हुआ है, इसकी रक्षा कौन करेगा, हे प्रियतम तुम आकर नया छप्पर दो। तो बिल्कुल साधारण स्त्री के रूप में नागमती को दिखाया गया। भारतीय काव्य के प्रभाव से वियोग दशा के वर्णन में भारतीय काव्य में कहीं भी विभत्स दृश्य नहीं आते। ये प्रभाव सूफी हो सकता है, किसी का भी विदेशी प्रभाव, फारसी प्रभाव हो सकता है। सूफी तो ये खुद है ही, तो फारसी प्रभाव होगा। फारसी प्रभाव, सूफी किससे प्रभावित थे? फारसी से, मसनबी शैली से थे। नागमती का पक्षियों से अपने हृदय की वेदना कौवे को बुलाती है, सारे कोयल को बुलाती है, सबको संबोधित करती रहती है। आगे है, वह मथुरा काजर की कोठरी जो आवहे ते कारे, गोपियां उपलंब देने में तो उनका कोई साथ। कहती है कि ये तुम्हारी मथुरा जो है वो काजर की कोठरी है, वहां से जो भी आता है सारे के सारे काले ही काले निकल कर आते। यहाँ काले कहने का अर्थ यह है कि दिल के काले हैं, मन में कुटिलता भरी हुई है। क्यों? कृष्ण को उल्हाना दे रही है कि श्री कृष्ण जो हमारे अपने थे, हमें छोड़कर वहां गए, उसके बाद हमें भूल गए, और अक्रूर जी आए, भले ही उद्धव जी आए, सब ने हमें धोखा देने का प्रयास किया। तुम कारे सुफलक सुत, यानी अक्रूर, सुफलक सुत कौन है? अक्रूर। अक्रूर भी काले और काले मधुप भंवरे, और जो भंवरे उड़कर आते हैं वो भी काले हैं। तो उत्तर क्या होगा? स्वभावगत कुटिलता। न कांतमपि निर्भुसम विभाति वनिता मुखम कहकर काव्य में अलंकार की महत्ता प्रतिपादित करने वाले आचार्य कौन थे? न कांतमपि निर्भुसम विभाति वनिता मुखम आते ही कौन होते हैं? भामा ही होते हैं। न कांतमपि निर्भुसम विभाति यानी अलंकारों की उपयोगिता को स्थापित करने का, महत्ता स्थापित करने का काम करते हैं। कौन? भामा। आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में कौन सा नहीं है? मोक्ष की बात नहीं करते, दिव्यतर सत्य की बात करते हैं, अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति। राजस्थानी भाषा की बोलियां और उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मारवाड़ी बाकायदा बीकानेर, सिरोही, जैसलमेर में बोली जाती है। जयपुर, किशनगढ़, टोंक में ढूंढाड़ी बोली जाती है, और मेवाती, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है, और हरियाणा में भी बोली जाती है। लेकिन जो वागड़ी है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में तो बोली जाती है, लेकिन प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से मालवी बोली जाती है। मालवी जो कहाँ की बोली मानी जाती है? अपने राजस्थानी की बोली होते हुए भी राजस्थान से ज्यादा मध्य प्रदेश में बोली जाती है, वो प्रतापगढ़ की। इस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। वह बाहर बैठा था, ऐसे होता है कि वह घर के बाहर बैठा था, घर के बाहर, खिड़की के बाहर, ऐसे मतलब के आ जाता तो संबंध सूचक हो जाता, लेकिन इसमें सीधा ही आया है वह बाहर बैठा था, इसलिए यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय नहीं है। मुझसे कोई काम न होता, से के बाद आया कोई, तो मुझसे कोई काम न हो सका, यहाँ पर भी संबंध है, से और कोई में संबंध हो गया। नौकर मालिक के यहाँ आया है तो संबंध होगा, और उसको यही डर था, उसको यही डर था, में भी संबंध स्थापित हो रहा है उसका यही के साथ। तो इस प्रकार से वह बाहर बैठा था, इसमें संबंध सूचक अव्यय नहीं। उत्तर आधुनिकता की विशेषता नहीं है। सर्व सत्ता का स्वीकार उत्तर आधुनिकता बिल्कुल नहीं करती। उत्तर आधुनिकता विखंडन की बात करती है, विभेद की बात करती है, अर्थगत बहुलता की बात करती है, विभेदात्मकता, सृजनात्मकता,
हाँ, खूब सारे क्षेत्रीय जो धंधे हैं उसकी बात करती है। क्षेत्रीय अलग अलग पार्टियां, छोटी छोटी राजनीति में भी छोटी पार्टियों की बात करती दिखाई देती है। इनको हमने बाकायदा ये जो विशेषताएं हैं उत्तराधुनिकता की एक एक बिंदु के रूप में अपने एल&आर क्लासेस के ऐप पर किया था, जो आप वहां से देख सकते हैं। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत विकल्प है। इस पेपर में अगर हम वापस से बात करें तो कुछ परिभाषाएं ऐसी है, एक दो, टेस्ट पेपर में तो हालांकि परिभाषाएं कम है, तो यहाँ तो बहुत कम संभावना बच जाती है। पूरा का पूरा पेपर अपने ऐप से ही आया हुआ दिखाई देता है। हाँ, सेकंड पेपर की कुछ परिभाषाएं है, कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो बिल्कुल सही है, तो ऐप पर उपलब्ध नहीं है, बाकी पेपर पूरा का पूरा है। आधे अधूरे के संदर्भ में असंगत विकल्प है। पारिवारिक विघटन की गाथा है, बिल्कुल है। यह वर्तमान जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है, बिल्कुल करता है। और इसके पात्र, स्थितियां और मन स्थितियां विश्वसनीय है, अविश्वसनीय नहीं है, विश्वास करने योग्य है। क्यों है? क्योंकि नगरों की स्थिति यही है। जैसी स्थिति सावित्री की है वैसे कई नगरों में ये स्थितियां दिखाई देती है। अपने आप को सभी अधूरा महसूस करते हैं, तो यह मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। ये इसका कारण आगे बता रहा है। लॉन्जाइनस के अनुसार उद्दात का प्रमुख स्रोत क्या है? महान विचार। और मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। सीधा सा माधुर्य भाव है और उसके साथ ही साथ दासी है तो दास्य भाव भी है। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत में सरसों के पीले खेत देखकर लेखक को कौन सी शैली याद आ जाती है? बसोहली चित्रकार थे। ये अमृतलाल वेगड़ बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाते थे, इसलिए वो चित्र शैलियों की बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा में वर्णित शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? कृत्तिवास। और ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से असंगत क्या होगा? ध्वनि शब्द का बाह्य पक्ष हो जाएगा, क्योंकि स्फोट जो है, हम ये बात कर सकते हैं कि स्फोट के आधार पर, स्फोट सिद्धांत के आधार पर ही ध्वनि सिद्धांत काम करता है। तो मूल आधार क्या है? स्फोट है। तो स्फोट कैसा पक्ष होगा? अभ्यंतर पक्ष होगा, और ध्वनि जो है वो बाह्य पक्ष। ये ध्वनि बाह्य हो जाएगा और स्फोट है वो अभ्यंतर हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, सीधी बात है, 3 बेर आ रहा है। खाती थी वे 3 बेर खाती है, वह कौन सा होगा? यमक अलंकार, दोनों बार बेर शब्द आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ है। 3 बेर यानी 3 बार खाती थी, और 3 बेर खाती है। बेर जो क्या है? एक फल है जो जंगल में मिलता है, उसे खा करके अपना गुजारा करती है। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। निर्मोक किसे कहते हैं? कैंचुली, जो सांप के ऊपर आवरण के रूप में है और सांप उसे छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है, क्या कहते हैं? निर्मोक कहते हैं। तो पुरातनता का निर्मोक जो है, कैंचुली जो है, वो प्रकृति एक पल भी रखना नहीं चाहती। गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की, यानी एक दिन भी गदल जैसे ही घर से छोड़कर गई डोडी, जो उसका वैसे तो देवर था, लेकिन गदल ने, जब गदल के पति की मृत्यु हो गई, पहले वो सात्विकता निभा रही थी बकायदा, लेकिन उनके वहां पर रिवाज के अनुसार जैसे ही गदल के पति की मृत्यु होती है, वो अपने देवर से कहती है कि तुम मेरे साथ घर बसा लो। तो डोडी कहता है कि बुढ़ापे में ऐसा क्यों करें। तब गदल उसको छोड़कर चली जाती है, और छोड़कर जाने के बाद डोडी एक दिन भी जिंदा नहीं था। इलियट के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत के संबंध में असंगत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता के 3 स्वर के बारे में इलियट बात करते हैं। तो पहला जो कविता का स्वर है, उसमें कवि खुद से बात करता है। जैसे मैं कवि हूं, कुछ लिख रही हूं,
तो मैं खुद से बात करूं, खुद के विचारों को कविता के रूप में रखूं, अपने आप से संप्रेषण, अपने से संवाद, और उससे क्या बनेगी, उसका फल क्या होगा, कविता बनेगी। क्या बनेगी, कविता। और दूसरा, निर्व्यक्तिकता की सिद्धि सबसे अधिक कविता के तीसरे स्वर यानी नाट्य स्वर में होती। पर हम वापस बात करते हैं, दूसरे पर बात कर लेते हैं। कविता के दूसरे स्वर में कवि श्रोताओं को संबोधित करे। श्रोताओं को, महाकाव्य है वे लिखे जाते हैं तो श्रोताओं को संबोधित किया जाता है। महाकाव्य में किसको संबोधित किया जाता है, श्रोताओं को। कवि किसको, कवि खुद संबोधित करता है, और संबोधित किसको करता है, दूसरे स्वर में श्रोताओं को संबोधित करता है। और जो तीसरा स्वर है उसमें कवि क्या करता है, पात्रों के माध्यम से अपनी बात रखता है। किसके माध्यम से, खुद नहीं कहता, खुद कुछ भी नहीं कहता, पात्रों के माध्यम से। इसमें कही जाती है, नाटक में। तो नाटक जो है वो कविता के तीसरे स्वर की उपलब्धि मानी जाती है। दूसरे स्वर की उपलब्धि महाकाव्य हो सकता है, पहले स्वर की उपलब्धि कविता हो सकती है। निम्नलिखित में से ये शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन सा होगा। यहाँ सही चूज करने में मुश्किल आ रही है। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती वक्रता का सर्वाधिक निकटतम अर्थ किस विकल्प में है। समवर्ती वक्रता, वैचित्र्य प्रतिपादन की इच्छा से सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु को छिपाना। सर्वनाम आदि के द्वारा वस्तु को, विषय वस्तु को छिपाना जहां आता है वैचित्र्य प्रतिपादन की इच्छा से, वहां समवर्ती वक्रता का निकटतम अर्थ दिखाई देगा। अगला है, किस विकल्प में संधि से निर्मित गलत शब्द है। सौधन ईर है, उसका स्वेर बनेगा, और ये गुण का अपवाद है। गुण का अपवाद है। क्यों है, अधन ई बराबर क्या होता है, ए होता है। अधन ई बराबर ए होता है, लेकिन आई बन रहा है तो ये अपवाद है। आदन छादन आच्छादन हो जाएगा। किमदन वा किमा और तत्धन तद्रू। सुनत सरवन पृथ्वीराज जस उमंग बाल विधि। तन मन चित्त चौहान पर बस्यु सुरत अंग। जैसे ही तोते के मुख से क्या करती है, पद्मावती पृथ्वीराज की प्रशंसा सुन लेती है, वैसे ही उसका मन पृथ्वीराज के साथ प्रेम में डूब जाता। इस वजह से वह पुरु राग, रागिनी नायिका बन जाती है। तो यहाँ कौन सा भाव है, पुरु राग। नैनज देखूं नाथ मेरो, ज्ञान करूं आदेश। प्रस्तुत पंक्ति में आदेश का सांकेतिक अर्थ अभिवादन होगा। मारवाड़ी में आदेश, नैनज देखूं नाथ मेरो, ध्याई करूं आदेश, यानी मैं ध्यान करते हुए आपको अभिवादन करती हूँ। आधे अधूरे नाटक के अनुसार पात्र संबंधी असंगत है। पुरुष एक बिल्कुल महेंद्र नाथ है, जो कौन है, सावित्री का पति है। पुरुष 3 जगमोहन है। पुरुष 4 जुनेजा, जो सबसे अंतिम बात करता है। और पुरुष 2 मनोज नहीं है। मनोज तो कौन है, बड़ी लड़की का पति। पुरुष 5 कह सकते हो, बड़ी लड़की का पति, लेकिन 5 नहीं कहा क्योंकि बड़ी लड़की से वो शादी कर चुका था। और जो पुरुष 2 है वो कौन है, बॉस था, जो सिंघानिया नाम का व्यक्ति था। सिंघानिया। आधे अधूरे की भी अपनी ही कहानी है। छोटा छंद की विशेषता नहीं है। विषम चरणों में 11 मात्रा रहती है, नहीं मतलब असंगत हुआ। 11 मात्राएं होती है 1 और 3 में, और इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं बिल्कुल। और सम चरणों में तो सम में नहीं मिलती, विषम में मिलती है, क्योंकि विषम में क्या आते हैं, दोनों में लघु गुरु आते हैं। विषम में लघु गुरु का आना अनिवार्य है। पहले और तीसरे में लघु गुरु का आना अनिवार्य है। इस वजह से यहाँ तुक मिलना अनिवार्य है। तो तुक कहाँ मिलेगी, विषम में। ये इसमें असंगत और सम चरणों में 13 मात्राएं बिल्कुल आसान।
रावरे रूप की रीति अनूप न्योनो लागत जो जो तिहारिये, क्यों इन आखिन बानी अनूप अघानी कहूं नहीं आनी तिहारी। एक ही जीव हो तो वारियो सुजान संकोच ओ सोच सहारियो, रो की रहे न दहे घन आनंद बावरी, रीजी के हाथ नी। रावरे रूप की रीति अनूप सुजान के रूप की बात करते हुए घनानंद कहते हैं कि मैं सुजान के अनूप रूप का जैसे जैसे ध्यान करता हूं, उसे जितना निहारता हूं उतना ही वो नया मुझे लगता जाता है। तो यहाँ पर सौंदर्य की अद्वितीय रीति है, यहाँ पर नेत्रों की विलक्षण प्रवृत्ति है बिल्कुल, और प्राण न्योछावर करने का वर्णन भी दिखाई दे रहा है। एक ही जीव हो तो सुवारियो आया है, और उपालंब भाव का वर्णन यहाँ पर कहीं, यहाँ किसी उपलम्ब की कोई बात नहीं है, केवल और केवल घनानंद सुजान के प्रति क्या प्रकट कर रहे हैं, प्रेम भाव प्रकट कर रहे हैं। महाभोज के अनुसार दास साहब के व्यक्तित्व के संबंध में असंगत कथन है। विदेशी जीवन पद्धति बिल्कुल नहीं, गांधीवादी थे। कैसे थे? गांधीवादी, ऊपर से दिखने में थे तो ढकोसलावादी, गांधी जी का नाम बर्बाद करने का पूरा काम करने वाले कह सकते हैं। सादगीपूर्ण जीवन शैली थी, बाहर से दिखने में बहुत सादगीपूर्ण थे, और गठी हुई देह और गरिमामय व्यक्तित्व लगता था बिल्कुल, और संयमित जीवन जी। वास्तव में बहुत ही स्वार्थी प्रकृति के धन लोलूप सत्ता लोलूप व्यक्ति थे। ये पूरा महाभोज पढ़ने पर चलता है। लेकिन स्वार्थ कभी कभी आदमी को ऐसी अविवेकी बात करने के लिए उकसाता है। दास साहब ये बात किसके बारे में कर रहे हैं? सुकुल बाबू के बारे में। इस आलोचक ने कामायनी को जीवन की पुनर्रचना कहा है। मुक्ति बोध कामायनी एक पुनर्विचार लिखते हैं, तो इसमें उन्होंने जीवन की पुनर्रचना कहा है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? कथानक। उत्तराधुनिकतावादी विचारकों में विश्वग्राम अर्थात ग्लोबल विलेज की बात कौन करते हैं? मैक्लुहान नामक जो विद्वान है वो ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। नागमती वियोग खंड के 12 मासा के क्रम में किस मास के प्रकृति वर्णन में बीर बहुटी, रेड कलर की जो बीर बहुटी होती है वो विरहणी के रक्त के आंसू की मां दी गई। बीर बहुटी जिसे हमारे यहाँ पर मुमोये पपैये ऐसे कहा जाता है, उन बीर बहुटियों की तुलना आंसुओं से हो रही है। और वो महीना कौन सा है? सावन का, क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन छोड़ दो समर, जब तक न हो न सिद्धि हो रघुनंदन। सीधी सी बात है। जाम्बवान जो वो सबसे बड़े हैं, वो कहते हैं, सेना में सबसे बड़े हैं, वो कहते हैं कि जब तक शक्ति को अपने पक्ष में न कर लो तब तक हे राम तुम उनकी मौलिक आराधना करते। मैं इस रिवाज को आत्मविश्वास तोड़ने की साजिश मानता हूं। सलाम कहानी में यह कथन किसका है? हरीश जो पीड़ित व्यक्तित्व था उसका यह कथन है। रोज कहानी के संदर्भ में असंगत विकल्प होगा। में आत्मकथात्मक शैली है, वो मैं शैली का प्रयोग करते हैं। मालती के जीवंत उद्दाम अतीत का चित्रण है बिल्कुल। जब मालती बचपन में थी तब वो बहुत ही ज्यादा नटखट थी। अपने पिता पढ़ने को कहते तो किताबें हैं वो फाड़ देती थी, ऐसे कुछ करती रहती थी। मालती की मानसिक एक रस्ता वटूटन की अभिव्यक्ति इसमें बार बार होती है। एक जैसे ही नीरस से काम वो करती जाती है। और नाटकीय आरो अवरो इसमें बिल्कुल नहीं है। नाटकीय आरो अवरो कहीं पर भी नहीं, क्योंकि एक रास्ता है। अब जहां एक रास्ता होगी वहां नाटकीय आरो अवरो कैसे हो सकता? कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। अभिव्यक्ति की खोज कहने वाले वैसे नामवर सिंह जी है, लेकिन नेमीचंद्र जैन अस्मिता की खोज तो नामवर सिंह जी कहते हैं, लेकिन नेमीचंद्र जैन ने अभिव्यक्ति के साथ जोड़ा है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसको स्टार कर रही हूँ। मेरी तरफ से इसका कोई उत्तर नहीं।
आरपीएससी पर छोड़ देती। अब है त्रासदी संबंधी अरस्तु की मान्यताओं के विरुद्ध कथन है, अर्थात असंगत कौन सा है? असंगत कथन की बात हो रही है। त्रासदी के कार्य व्यापार वर्ण्य होते हैं, अभिनय नहीं। त्रासदी के कार्य व्यापार वर्ण्य होते हैं, अभिनय नहीं। यही गलत है, क्योंकि त्रासदी में अभिनय का बहुत अधिक महत्व है। तो कार्य व्यापार जो है वो अभिनय होते हैं, अर्थात अभिनय करने योग्य होते हैं। त्रासदी कार्य व्यापार का अनुकरण है। यह कार्य व्यापार गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होता है। त्रासदी की भाषा लय, सामंजस्य और गीत आदि से समन्वित होती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्धारित मानक हिंदी नियमावली के अनुसार शुद्ध शब्द, शुद्ध रूप में कौन सा शब्द नहीं है? जो मानक वर्णमाला है उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑप्शन में आपके पास अनुस्वार भी है, और इस प्रकार से आपको पंचमा अक्षर भी ऑप्शन में है, तो केवल और केवल क्या लिखना पड़ेगा? अनुस्वार ही मान्य होगा। तो कंटक इस तरीके से लिखा जाएगा। तो मानक हिंदी वर्णमाला क्या कहती है कि अनुस्वार जब पंचमा अक्षर के लिए आ ही रहा है, दोनों वैकल्पिक रूप से हमारे सामने उपस्थित है, तो केवल और केवल अनुस्वार का ही प्रयोग। तो जन्म सही है, सम्मान सही है और संबोधन भी सही है। भट्ट-लॉलेट के अनुसार रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में स्थायी भाव, रस निष्पत्ति ये जो हमारे भरत मुनि का रस सूत्र है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उसके 4 व्याख्याकार है। 4 व्याख्याकारों में पहले व्याख्याकार हमारे भट्ट-लॉलेट है, और भट्ट-लॉलेट ने पोष्य पोषक संबंध तो स्थायी भाव के साथ किसका माना है? स्थायी भाव और संचारी का माना है। और जो उत्पाद्य उत्पादक संबंध है वो किसका माना है? स्थायी भाव का विभाव के साथ उत्पाद्य उत्पादक माना है। तो यहाँ पर उत्पाद्य उत्पादक की बात है, उधर स्थायी भाव का विभाव है। इस सब को हमने अपनी क्लास में अच्छे से समझा था। स्थायी भाव का विभाव के साथ पूछा जा रहा है, इस शब्द पर विशेष ध्यान दिया है, उन सभी के सही है, और ध्यान नहीं रखा तो सबसे पहले पोष्य पोषक दिखा कि हाँ लोलट पढ़ रहे थे तब आया था पोष्य पोषक, और कर दिया तो अपना कल्याण हो जाएगा। सही नहीं होगा, क्योंकि ध्यान देने की बात है कि स्थायी भाव का विभाव के साथ संबंध पूछा है। जो कैसा संबंध होता है? उत्पाद्य उत्पादक का संबंध। प्रकृति मानो या नर्मदा के धागे में पहाड़ियों का गजरा गूंथती चली हो। चूलपान की झाड़ी जो खतरनाक झाड़ी थी के बारे में ये हमारे आ गया है वेगड़ जी द्वारा। जो कहूं भाव तोदी थी परे, घन आनंद आंसू ओसर गारती। पंक्ति में घन आनंद का अर्थ नहीं है। कवि का नाम है घनानंद, आनंद के बादल है, और घने आनंद वाले आंसू भी है, लेकिन आनंद पूर्ण दृष्टि नहीं है। तीठी, तीठी का अर्थ है दृष्टि। किसका अर्थ है? तीठी का। इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपूर्णित हुआ है। उसने कहा था कि लिए ये आचार्य शुक्ल जी का कथन है, और बायोग्राफिया लिटरेरिया बिल्कुल आसान सा सवाल। सैमुअल टेलर कॉलरेज, क्रिया के भेद और उसके उदाहरण की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? एक ही सही है। द्विकर्मक, 2 कर्म चाहिए थे, 2 है नहीं, ललचाया एक ही है। और यहाँ पर वह खेल रहा है, वह अपने आप भी खेल रहा है, हाथों से भी खेल सकता है। खेलने के लिए जब तक चीज नहीं बताई तब तक हम उसे सकर्मक नहीं कह सकते, तो ये भी नहीं लग रहा। फिर है अकर्मक। अकर्मक में मेरा मन ललचाया, किसी ही कर्म की आवश्यकता नहीं है, मन तो अपने आप ललचा ले। तो मन ललचाया क्या है? अकर्मक है, ये सही है। और प्रेरणार्थक में क्या होता? अगर होता कि नौकर से पानी भरवाया तो प्रेरणार्थक
पैदा हो जाती। इनमें से किस अपभ्रंश से हिंदी का व्युत्पत्ति परक संबंध नहीं रहा है? केकई से अपना कोई लेना देना नहीं है, लहंदा वगैरह केकई से जुड़े हुए हैं। सौरसेनी, माधवी और अर्धकी हमारी अपभ्रंश से हिंदी का व्युत्पत्ति परक अर्थ संबंध रखते हैं। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के द्वारा निम्नलिखित में से किन मनोविकारों का उद्रेक कर उनका उचित विवेचन किया जाता है? करुणा और त्रास। करुणा और त्रास बहुत महत्वपूर्ण अच्छा सवाल है। अगला है आचार्य मम्मट विकल्प के रूप में किसे देते हैं जिसका विरोध अग्नि में उष्णता कहकर करते हैं जयदेव? तो अलंकार की बात है। अलंकारों, तो अलंकारों को उन्होंने वैकल्पिक माना था, गुण महत्वपूर्ण माने थे, शब्दार्थ भी महत्वपूर्ण और दोष रहित होना भी महत्वपूर्ण माना था। अच्छा सवाल है। एक जीवन जो पाता ही आया विरोध, राम कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति। एक साधन कहा जाता है कि निराला जी ने अपने लिए भी लिखा है, एक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। प्रशुद्ध काव्यांश में से राम कैसे दिखाई दे रहे हैं? हताश निराश दिखाई। कॉलरिज ने कल्पना को अनिर्वचनीय एवं जादुई शक्ति क्यों कहा? क्योंकि कल्पना क्या करती है? दो विरोधों में सामंजस्य का काम करती है, और जहां विरोधों में अच्छा सामंजस्य हो जाता है वहां जादुई शक्ति अपने आप आ जाती है। रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में भावों को प्रतीति योग्य बनाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? प्रतीति योग्य, अनुभव करने योग्य क्या होंगे? अनुभव होंगे। बिल्कुल। कवि कर्म काव्यम, आचार्य कुंतक की पंक्ति है, कवि कर्म ही काव्य है। क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? रूढ़ और योग, रूढ़ और यौगिक। इस पर मुझे खुद को ज्यादा क्लियर स्थिति नहीं है, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करना चाहूंगी। कॉलरिज के अनुसार दृश्य जगत का स्पष्ट और व्यवस्थित ज्ञान कराने वाली शक्ति, क्या बात हो रही है? दृश्य यानी वास्तविक जगत, वास्तविक जगत, वास्तविक जगत की बात हो रही है। वास्तविक जगत को स्पष्ट और व्यवस्थित तो कौन करती है? मुख्य कल्पना करती है, और उसी मुख्य कल्पना पर आश्रित कौन होती है? गौण कल्पना होती है। गौण कल्पना इस पर आश्रित होती है। अगला है अरस्तु की अनुकरण संबंधी मान्यताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? कलाकृति मानव जीवन का आदर्शीकृत प्रतिरूपण है, और यह पुनरुत्पादन वस्तु के मौलिक रूप का नहीं, उसके प्रतिमान रूप का होता है। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन है। कलाकृति में जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष का नहीं, सामान्य पक्षों का अनुकरण होता है। विशिष्ट पक्ष का अनुकरण नहीं होता, सामान्य पक्ष का ही अनुकरण होता। नैन जुवही जस मावट नीरू, वापस आया तो ही बिनु अंग लाग सर पीरू, यानी सर्दी की बात हो रही है, और सर्दी भी तेज। कौन सा महीना? माघ का महीना है। मावट जो है वो जिस प्रकार से आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं, वैसे भी मावट की जो बारिश होती है वो भी हो। और उस ठंड में जो वस्त्र है नायिका के वो गीले हो गए हैं, शरीर से चिपक गए हैं, जो उसे बहुत अधिक कष्ट दे रहे हैं। और सबसे अधिक कष्ट किसके कारण है? प्रीतम रतन सेन के दूर होने के। हिंदी की बोलियों और उनके क्षेत्रों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित है? सुमेलित है पूछा गया है। अवधि, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर में अवधि नहीं बोली जाती, खड़ी बोली बोली जाती है। और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद आदि में क्या? मेरठ, इन सब में खड़ी बोली बोली जाती है। मैनपुरी, बदायूं, अलीगढ़, एटा, इन सब में ब्रज बोली जाती है। और गोरखपुर, देवलिया, बलिया, इन सब में भोजपुरी बोली जाती है। निम्न में से किसे देवनागरी लिपि का दोष माना जा सकता है? उच्चारण के अनुरूप लेखन किया जाता है। अब इसमें
चारों ऑप्शन थोड़े से, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह, जैसे अ के लिए अ, एक ध्वनि के लिए एकाधिक लिपि चिन्ह नहीं है। नागरी लिपि अक्षरिक है, ये तो बिल्कुल सही कथन है और ये कोई दोष है नहीं। लिपि चिन्हों की पर्याप्तता है, ये भी कोई दोष नहीं है। अब इन दो में से कौन सा होगा ये तय नहीं हो पा रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है, या फिर डिलीट होने के लायक है, पता नहीं, समझ में बैठ नहीं रहा है, तो इसको 4 कर देती हूँ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी वर्तनी के बारे में कौन सा विकल्प असंगत यानी गलत कौन सा है? ग्रहित स्वर्ण अंग्रेजी के लिए आ के लिए क्या है? ओ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं। और यह स्वीकार है, बिल्कुल सही है। अनुनासिकता चिन्ह यानी जहां उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उसके लिए चिन्ह है। उसके स्थान पर केवल अनुस्वार चिन्ह, केवल अनुस्वार नहीं, दोनों की अलग अलग उपस्थिति। हिंदी में आगत अरबी फारसी नुक्ता यथा ख का प्रयोग होता है और इसमें अह विसर्ग को है। काव्य सर्जन विषयक प्लेटो की मान्यता के विरुद्ध कथन कौन सा, यानी प्लेटो की मान्यता के संबंध में गलत कौन सा है? तो सीधी बात है, काव्य सर्जना के लिए कवि का सचेत और कलात्मक प्रयास कहीं आवश्यक नहीं मानते। वो तो कहते हैं कि ईश्वरीय उन्माद में कवि अपनी कविता करता है, उसे सजग रहने की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। तो ये हो जाएगा। कवि की विधा का निर्धारण भी काव्य देवी की प्रेरणा से होता है, तो फिर वह प्रयास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। ईश्वरीय प्रेरणा के बिना काव्य सर्जना संभव नहीं, सही है बिल्कुल। और काव्य सर्जना के दौरान कवि किस दौर से गुजरता है? आत्मविस्मृति के दौर से गुजरता है। कौन सा कथन क्रोचे की अभिव्यंजनावाद विषयक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है? कला सृष्टि केवल आंतरिक है, अंतः प्रज्ञा भी आंतरिक है। अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना दोनों एक ही है, कोई भेद नहीं। और प्रत्येक अंतः प्रज्ञा क्या है? कला है। और कला रूप में है, वस्तु में नहीं। कला रूप में होती है, कला रूप में है, वस्तु में। कवि अपनी अनुभूति का साधारणीकरण करता है। बहुत आसान सवाल आया है, अनुभूति का साधारणीकरण डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, यानी मैंने अपने जीवन में किया क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे खुद को समझ। इस प्रकार से कवि अपने आप को क्या लगा रहा है? फटकार लगा रहा है, धिक्कार लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? आत्मभर्त्सना की बात होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा भक्ति निबंध में वर्णित विचारों में असंगत है। श्रद्धा का व्यापार स्थल, व्यापार स्थल जो है वो विस्तृत है और प्रेम बिल्कुल एकांत चाहता है। बिल्कुल सही बात है। श्रद्धा में हम चाहेंगे कि हम जिस पर श्रद्धा रखते हैं उस पर 2-4 और हो, क्या हजारों और हो, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम एकांत मांगता है। और श्रद्धा जागरण है तो प्रेम स्वप्न है। और श्रद्धा में कर्म की प्रधानता है तो प्रेम में व्यक्ति की। और श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं और प्रेम में 2 पक्ष होते हैं। प्रेम के पक्ष कितने हैं? 2, और श्रद्धा के पक्ष कितने हैं? 3।